Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 166 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 166 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर बने यहाँ पर वन जो है वन वन मतलब फॉरेस्ट विषय का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? बताइए। देखिए 12 अनुसूचियां हैं। 12 की 12 इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं इनसे। आपको पता होना चाहिए पहली में क्या, दूसरी में क्या, आठवीं में क्या, सातवीं में क्या, 11वीं 12वीं में क्या क्या। तो इसका आंसर है 7वीं अनुसूची। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में वन विषय का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में कितनी सूची हैं? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। यानी स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। और ये संवर्ती सूची कहाँ से आई है भारतीय संविधान में? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस पर भी प्रश्न बनते हैं। तो वन को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976, ठीक है, 1976 द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले जो वन था वो राज्य सूची का विषय है और 1976 के बाद से ये संवर्ती सूची में शामिल है। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे हर साल मनाया जाता है 22 मई को। तो सी है इसका आंसर। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। और वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2030 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक और पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की गई थी वर्ष 2020 में। डी है इसका आंसर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा देश और दुनिया भर में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है लालीना पर और अल्नीनो पर। लानीना की स्थिति में पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे रहता है और अल्नीनो की स्थिति में पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह जल के तापमान में असामान्य वृद्धि होती है। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने। ठीक है, फिलहाल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, वरना क्या करता है लानीना के लिए अल्नीनो का स्टेटमेंट डाल देता है, अल्नीनो के लिए लानीना का स्टेटमेंट डाल देता है, तो गलत हो जाता है वो। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। याद रखने के लिए ट्रिक वही है, लानीनो गर्म करता है, अल्नीनो ठंडा, इस तरह से याद रखिएगा। लानीना की स्थिति में पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान औसत से कम रहता है और अल्नीनो की स्थिति में पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के तापमान में असामान्यता वृद्धि होती है। भारत में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्यरेखीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सवाना और रेगिस्तानी वनस्पति। भारत में सबसे ज्यादा है पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो अपने पत्ते गिराते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है और 70 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। चंदन हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया, साल हो गया, सागौन और बांस पेड़ों की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं इनमें पर्णपाती वनों में। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, ये आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। भोपाल गैस त्रासदी कहाँ हुई थी, कब हुई थी? हमेशा प्रश्न बनते हैं इस पे। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ झारखंड को हटा दीजिए। मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुई थी? 1984 की घटना है ये। मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, बी है इसका आंसर। और वो गैस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो
रिस गई थी। भोपाल गैस त्रासदी इतिहास में सबसे गंभीर औद्योगिक घटनाओं में से एक थी, जो 2-3 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र में घटित हुई थी। मेथिल आइसोसाइनेट जो है उसका रिसाव हुआ था, हजारों लोग मर गए थे। नंबर 7, भारतीय बैंक संघ के संदर्भ में कौन सा इसमें गलत है? भारतीय बैंक संघ भारत में बैंकों का एक स्वैच्छिक संघ है। इसका गठन 1946 में किया गया था। इसके सदस्यों में निजी क्षेत्र के बैंक शामिल नहीं है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, मतलब कोई गलत नहीं है इनमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना है। डी वाला बोल रहा है कि कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। देखिए, एक तो गलत है इसमें, और वो है ये सी वाला स्टेटमेंट, और यही आंसर है। भारतीय बैंक संघ में निजी क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं। भारतीय बैंक संघ भारत में बैंकों का एक स्वैच्छिक संघ है। इसका गठन 26 सितंबर 1946 को भारतीय बैंकिंग उद्योग के हितों को बढ़ावा देने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके सदस्यों में निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं, तो सी वाला गलत है और वही अपना आंसर है। इसके सदस्यों में शामिल हैं कौन कौन? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंकों के भारत में कार्यालय, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान भी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था 1958 में, 1958 में। सी है इसका आंसर। प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में अधिनियमित किया गया था, सीधे सीधे याद रखिएगा। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत काम करता है। अब ये प्रश्न भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना वर्ष 1881 में एएसआई के पहले महानिदेशक यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कौन सा सही है इसमें? ये दूसरी लाइन में अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट है दोनों के दोनों, यहाँ पर सी है इसका आंसर। तो संस्कृति मंत्रालय के तहत एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी इंग्लिश में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। और भारत में एएसआई के संरक्षण में कुल 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारक या स्थल हैं। वर्ष 1861 में एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी इसकी स्थापना। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है अलग से। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। बी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाई क्षेत्र का जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम है? सीधी बुआई वाला चावल, वैकल्पिक रूप से गीला और सुखाना, ये दोनों के दोनों, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम है सीधी बुआई वाला चावल। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, सीधी बुआई वाला चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है, जो तेजी से रोपण और परिपक्वता द्वारा प्रदान किया जाता है। परिपक्वता प्रदान करता है तथा जल और श्रम जैसे दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है पहला गीला कर दो सुखा दो ये सब। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? जन, लोक या जन एक ही बात है। यह है 1951 का। डी है इसका आंसर। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत के चुनावी परिदृश्य को आकार देता है। इसे वर्ष 1951 में अधिनियमित किया गया था।
ये मोटा मोटी चीज़ें हैं, सभी पता होनी चाहिए आपको सन के साथ, खासकर पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए। जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, किस वर्ष कब का है ये? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की स्थापना हुई थी 1988 में। बी है इसका आंसर, 1988। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम या निवारण अधिनियम 1988 में स्थापित किया गया था। यह लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में दंड का प्रावधान करता है और उन लोगों के लिए भी जो भ्रष्टाचार के कृत्य को बढ़ावा देने में शामिल है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? गंगोत्री और यमुनोत्री ये दोनों के दोनों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। इसके अलावा दो अन्य, केदारनाथ और बद्रीनाथ, चार हैं ये छोटे चार धाम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम देवी गंगा को समर्पित सबसे ऊंचा मंदिर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री और उत्तराखंड के चार तीर्थ स्थलों में से एक है, चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य तीन केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाली भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल संविधान जब बना था तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं और कौन सी अनुसूची है? वो 8वीं अनुसूची है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 14 के बाद एक और जोड़ी गई, 15 हो गई, फिर 3 जोड़ी गई, 18 हो गई, फिर 4 और जोड़ी गई, 22 हो गई। और इस सब पे प्रश्न बनते हैं। जब वो 15वीं जोड़ी गई तो कौन सी थी? सिंधी थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? किस सन में जोड़ी गई? ठीक है, 71वां संविधान हुआ था सिंधी भाषा के लिए। ठीक है, 21वां हुआ था, 71वां हुआ था और अन्य तीन के लिए हुआ था 92वां। तो 92वें संविधान जो कि सन 2003 में हुआ था उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई, अन्य तीन और थी। ठीक है, सॉरी सिंधी नहीं, ये संथाली जोड़ी गई वर्ष 2003 में। टोटल 4 जोड़ी गई, उन 4 में से एक संथाली थी। अन्य तीन कौन कौन सी? अन्य तीन थी बोडो, डोगरी और मैथिली। तो इसको यहाँ से देखते हैं। आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और ये 22 भाषाएं किस में शामिल हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। कौन सी हैं 22 भाषाएं? जल्दी से देख लेते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। हिंदी है इसमें लेकिन अंग्रेजी नहीं है, इसको याद रखिएगा। संस्कृत भी है। इन भाषाओं में से जो 14 भाषाएं हैं वो मूल संविधान में शामिल थी, यानी संविधान के प्रारंभ में पहले से ही शामिल थी जब संविधान बना था। बाद में जो जोड़ी गई, सबसे पहले जोड़ी गई सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को जोड़ने के लिए 21वें संविधान संशोधन किया गया। कब हुआ था? 1967 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से। फिर उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ तो 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से। फिर हुआ वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो 2004 में प्रभावी हुआ। तो इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में 14 थी, 15वीं हो गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें के द्वारा 16, 17 और 18 हो गई, 92वें संविधान के संशोधन के द्वारा 19, 20, 21 और 22 हो गई। तो संथाली को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और सन ऊपर पूछी है, पूछ ये भी सकता था 92, लेकिन पूछा 2003 तो 2003 सही है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न बनेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। ठीक है, भारत में शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक है और भारत में धान, गेहूं के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा उत्पादित ये फसल है मक्का। देखिए, भारत के शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक आंसर हो गया। धान और गेहूं के बाद मक्का भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% हिस्सा है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये सब पता होना चाहिए, किस सन की है ये। खाद्य एवं कृषि संगठन है 1945 का। सी है इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन भूख को समाप्त करने के लिए वैश्विक पहल का नेतृत्व करने का प्रभारी है।
इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके भूख को समाप्त करने तथा पोषण और जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1945, 1948, 1950 या 1953? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953, 1953 में। तो डी है इसका आंसर। देखिए, राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के मामले को देखने के लिए भारत सरकार द्वारा 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है यानी जलप्रपात है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, रकीम कुंड जलप्रपात, केवती जलप्रपात? रकीम कुंड बिहार में, केवती मध्य प्रदेश में, और सबसे ऊंचा है यहाँ पर कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ पर है कुंचिकल? कुंचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में। कर्नाटक में ही जोग जलप्रपात है। ठीक है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर बनाया गया है और यह लगभग 455 मीटर ऊंचा है। कुंचिकल जलप्रपात और भारत का सबसे ऊंचा झरना है। झरना या जलप्रपात या वाटरफॉल तीनों एक ही बात है। जोग की बात करें तो जोग ये भी कर्नाटक में है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। ये भी ऊंचाई है इसकी 253 मीटर और शरावती नदी है ये। ठीक है, शरावती नदी पर निर्मित है जोग जलप्रपात और कुंचिकल है बराही नदी पर। स्कूल में कुछ बुक्स में जो है जोग जोग को ही सबसे ऊंचा बताया गया है, लेकिन सही उत्तर कुंचिकल है। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। धन्यवाद।